हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है साथियों आप सभी का अपने परिवार समाधान स्टडी में। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ खास लाइनें आज हम लेकर आए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स और समझिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, किस माध्यम से किस पर्पज़ से हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो ये भी आप समझ ही जाएंगे। तो सुनिएगा। ना हौसला थमा है, ना हमने हिम्मत हारी है। ना हौसला थमा है, ना हमने हिम्मत हारी है। जीतना है हमें ये जंग, जीतना है हमें ये जंग, क्योंकि अब हमारी बारी है, क्योंकि अब हमारी बारी है। तो चलिए साथियों, ज़ोरदार तैयारी कीजिए आने वाली एग्ज़ाम के लिए। बहुत प्रिपेयर कर लीजिए खुद को, क्योंकि अब के जो वीर होंगे वो आप होंगे। समय को बिल्कुल भी व्यर्थ में न गंवाएं फ्रेंड्स। तो पढ़ाई पर के लिए आप एकदम अवेयर हो जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। और आज का सेशन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो सभी साथी नोटबुक पेन उठा ले, नोट डाउन करते चले और ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, खुश रहिए, सभी का सम्मान कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आवृत बीजी में कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी जिससे 100 परागकण बन सकेंगे। आवृत बीजी में कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी जिससे 100 परागकण बन सकेंगे। 25, 50, 75, 100। 25, 50, 75, 100। सभी साथी आंसर भी कीजिएगा। आप देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, क्वेश्चन की रिवीजन भी कीजिए साथ बराबर। आप पढ़ तो बहुत सारा रहे हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर ये पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं होगा फ्रेंड्स। तो रिवीजन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी पढ़ाई के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आवृत बीजी में कितने लघु बीजाणु, तो 25 लघु बीजाणु। 25 जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका की आवश्यकता होगी। 25 बीजाणु अगर होंगे लघु बीजाणु तो उससे 100 परागकण बन सकेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी साथी नोट डाउन भी कीजिएगा। चलिए तो देखिए, बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है। बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है। सिट्रस में, हल्दी में, टमाटर में, आलू में। सिट्रस में, हल्दी में, टमाटर में, आलू में। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जो सिट्रस है, नींबू कुल जो है उसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। जो नींबू कुल है हमारा उसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, सिट्रस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि में सबसे अधिक परागण करने वाले कारक हैं। कृषि में सबसे अधिक परागण करने वाले कारक हैं। तितली, मधुमक्खी, मात, बीटल। तितली, मधुमक्खी, मात या बीटल। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जो कृषि में सबसे अधिक परागण करते हैं वह कारक में मधुमक्खी शामिल है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगुणित पादप कल्चर किससे प्राप्त होते हैं। अगुणित पादप कल्चर किससे प्राप्त होते हैं। पत्तियों से, जड़ के शिखाग्र से, परागकण से, कलिका से। पत्तियों से, जड़ के शिखाग्र से, परागकण से, कलिका से। तो जो अगुणित पादप कल्चर हैं वह परागकण से प्राप्त होते हैं। जो परागकण हैं उनसे अगुणित पादप कल्चर प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही पादप के पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प के
वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को कहते हैं। एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑटोगेमी, एलोगेमी, जीनोगेमी, जीटोनोगेमी। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जीटोनोगेमी। जो है एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया जीटोनोगेमी कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे, निषेचन जिसमें परागनली द्वारा नर युग्मक आते हैं। निषेचन जिसमें परागनली द्वारा नर युग्मक आते हैं। पोरोगैमी, साइफोनोगैमी, चैलेजोगैमी, सिनगोनोगैमी। सही उत्तर साथियों ऑप्शन बी होगा हमारा, जो है यहाँ करेक्ट बी हो जाएगा। जो साइफोनोगैमी है वह निषेचन परागनली द्वारा नर युग्मक आते हैं। साइफोनोगैमी निषेचन में परागनली के द्वारा नर युग्मक प्रवेश करते हैं या आते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है? इनमें से कौन सा एक अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है? लिग्निन, हेमिसेल्यूलोज, लिग्नोसेल्यूलोज, स्पोरोपोलेनिन। विकल्प डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो स्पोरोपोलेनिन है वह सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है। स्पोरोपोलेनिन, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर कर लीजिए, डी इसका आंसर है। अगला है, बहुवर्षीय पादप द्विवर्षीय पादप से भिन्न होते हैं क्योंकि इसमें भूमिगत वार्षिक संरचनाएं होती है, अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं होती हैं, पेड़ की प्रजाति होती है, पुष्पों में मौसमी उत्पादन के बाद पादप मरता नहीं है। पादप मरता नहीं है। बहुवर्षीय पादप द्विवर्षीय पादप से भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं साथी? तो यह जो है पुष्पों के देखिएगा, पुष्पों के मौसमी उत्पादन के बाद पादप मरता नहीं है, इसीलिए यह भिन्न होते हैं। जो बहुवर्षीय पादप और द्विवर्षीय पादप हैं वो जो भिन्न क्यों होते हैं? तो पुष्पों के मौसमी उत्पादन के बाद पादप मरता नहीं है, यही कारण है उनके भिन्न होने का। तो यहाँ पर डी विकल्प हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की वह संख्या जिसमें मटर में 200 पर 400 बीज बन सके। 200 पर 400 बीज बन सके। 200 पर 400, 400 पर 800, 300 पर 600, 250 पर 500। अर्धसूत्री विभाजन की वह शाखा जिसमें मटर के जो बीज हैं वह 200 पर 400 बन सके। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग भी अपनी तैयारियों की जांच करने के लिए आंसर ज़रूर लगाइए। देखिए कमेंट में बताइए हमें कि आपके कितने आंसर सही कर पा रहे हैं साथी आप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 250 पर 500 जो है तो वह संख्या है इसकी जिसमें मटर 200 पर 400 बीज बन सकते हैं। नेक्स्ट है, ऐसी जनसंख्या जो जीन रूप के समान जीवों से बनी हो।
तथा वे अलैंगिक प्रजनन द्वारा बनते हैं उसे कहते हैं। ऐसी जनसंख्या जो जीन रूप के में समान जीवों से बनी हो तथा वे अलैंगिक प्रजनन द्वारा बनते हैं उसे कहते हैं कैलस क्लोन डीम समूहन। कैलस क्लोन डीम समूहन। सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। जो क्लोन है वह अलैंगिक प्रजनन द्वारा बनते हैं। जो कहना चाहिए जो जीव है, ऐसी जनसंख्या जो जीन रूप के समान जीवों से बनी होती है वो जो है अलैंगिक प्रजनन द्वारा बनते हैं तो उसे क्लोन कहा जाता है। जो है उसे क्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट है वह बीजांड जो सीधा है, बीजांड जो सीधा है जिसमें फ्यूनिकुलस भ्रूणकोश चैलेजा तथा माइक्रोपाइल सभी एक सीधी रेखा में होते हैं उसे कहते हैं आर्थोट्रापस, एनाट्रापस, कैम्पाइलोट्रापस, एम्फीट्रापस। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उसे आर्थोट्रोपस कहते हैं। एक वह बीजांड जो सीधा है जिसमें फ्यूनिकुलस भ्रूणकोश चैलेजा तथा माइक्रोपाइल सभी एक सीधी रेखा में होते हैं उसे आर्थोट्रोपस कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन किस पादप का मुख्य लक्षण है? आवृतबीजी, टेरिडोफाइट, अनावृतबीजी, ब्रायोफाइट। आवृतबीजी टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी ब्रायोफाइटा। आवृतबीजी इसका राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विनिषेचन किस पादप का मुख्य लक्षण है? तो आवृतबीजी जो है एंजियोस्पर्म इसका यह मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है शीर्षस्थ विभज्योतक में, पार्श्व विभज्योतक में, माइक्रोस्पोर तथा एंथर भित्ति में, माइक्रोस्पोरोसाइट में। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। माइक्रोस्पोरोसाइट्स में जो है अर्धसूत्री विभाजन सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है तो माइक्रोस्पोरोसाइट ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से विषम कौन है? इनमें से विषम कौन है? न्यूसेलस, भ्रूणकोश, माइक्रोपाइल, परागकण। न्यूसेलस, भ्रूणकोश, माइक्रोपाइल, परागकण। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। जो परागकण है वह विषम है। न्यूसेलस, भ्रूणकोश और माइक्रोपाइल तीनों से जो विषम है वह परागकण है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागण होता है, परागण होता है ब्रायोफाइटा तथा आवृतबीजी में, टेरिडोफाइटा तथा आवृतबीजी में, आवृतबीजी तथा अनावृतबीजी में, आवृतबीजी तथा कवक में परागण होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी में परागण होता है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आवृत बीजी तथा अनावृत बीजी में परागण होता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूणकोश किसमें होता है? भ्रूणकोश किसमें होता है? भ्रूण में, भ्रूण के अक्ष वाले भाग में, बीजांड में, भ्रूणपोष में। भ्रूण में, भ्रूण के अक्ष वाले भाग में, बीजांड में, भ्रूणपोष में।
सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बीजांड में भ्रूणपोष, जो भ्रूणकोश है वह बीजांड में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिनगैमी का अर्थ है, सिनगैमी का अर्थ है युग्मक का संलयन, जीवद्रव्य का संलयन, दो समान बीजाणुओं का संलयन, दो असमान बीजाणुओं का संलयन। सिनगैमी। सिनगैमी का अर्थ क्या होगा? तो जो सिनगैमी है उसका अर्थ है युग्मक का संलयन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। युग्मक का संलयन सिनगैमी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित किस जोड़े में अगुणित संरचना होती है? न्यूसेलस तथा एंटीपोडल कोशिका में, एंटीपोडल कोशिका तथा अंडाणु में, एंटीपोडल कोशिका तथा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, न्यूसेलस तथा प्राथमिक भ्रूणपोष में। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीपोडल कोशिका तथा अंडाणु में जो है वह अगुणित संरचना होती है। किस जोड़े में? तो एंटीपोडल कोशिका तथा अंडाणु में अगुणित संरचना होती है। बी यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से एंड्रोजेनिक गुण अगुणित का निर्माण पुंकेसर के माध्यम से किया जाता है? इनमें से कौन से एंड्रोजेनिक अगुणित का निर्माण पुंकेसर के माध्यम से किया जाता है? परागकोश भित्ति, परागकोश भित्ति की टेपिटम रेखा, संयोजी ऊतक, वयस्क परागकण। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। वयस्क परागकण जो है वह एंड्रोजेनिक अगुणित का निर्माण पुंकेसर के माध्यम से किया जाता है। वयस्क परागकण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कलमकारी में स्टॉक व सिनकोना के बीच संबंध बनने के लिए इनमें से क्या सर्वप्रथम होता है? कैलस का निर्माण, प्लाज्मोडेस्मेटा का उत्पादन, प्लाज्मोडेस्मेटा का उत्पादन, नए संवहनी ऊतकों का विभेदन, वलकुट एवं बाह्य त्वचा का पुनरुद्भवन। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। कलमकारी में स्टॉक व सिकोन के बीच संबंध बनने के लिए कैलस का निर्माण सर्वप्रथम होता है। कैलस का निर्माण सर्वप्रथम होता है। ए राइट आंसर। नेक्स्ट है परागनली के माइक्रोपाइल द्वारा प्रवेश को कहते हैं। परागनली के माइक्रोपाइल द्वारा प्रवेश को कहते हैं चैलेजोगैमी, मीशोगैमी, पोरोगैमी, स्यूडोगैमी। चैलेजोगैमी, मीशोगैमी, पोरोगैमी, स्यूडोगैमी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा साथियों। पोरोगैमी जो है वह विकल्प सी हमारा राइट होगा। परागनली में माइक्रोपाइल द्वारा प्रवेश को पोरोगैमी कहते हैं। विकल्प सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आवृत बीजी या एक बीजपत्री का नर युग्मकोद्भिद होता है। आवृत बीजी या एक बीजपत्री का नर युग्मकोद्भिद होता है सूक्ष्म बीजाणुधानी, न्यूसेलस, लघु बीजाणु, पुंकेसर। सूक्ष्म बीजाणुधानी, न्यूसेलस, लघु बीजाणु, पुंकेसर। देखिएगा आंसर
आवृत बीजी या एक बीजपत्री का जो नर युग्मकोद्भिद है वह लघु बीजाणु होता है। विकल्प सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नया केले का पादप विकसित होता है। नया केले का पादप विकसित होता है राइजोम प्रकंद से, संकर अंत भुजतारी से, स्टोलोन भुजतारी से, बीज से। राइजोम, संकर, स्टोलोन, बीज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। जो अंतःभुजस्थारी से या संकर से एक नए केले का पादप विकसित होता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर द्वारा जेनरेटिव कोशिका को नष्ट करने से सामान्य परागनलिका का विकास फिर भी होता है, क्योंकि कायिक कोशिका नष्ट नहीं हुई थी। मरे हुए जनन कोशिका के पदार्थ परागनली के विकास को प्रेरित करता है। लेजर बीम परागनली के विकास को प्रेरित करता है। परागनली के उत्पत्ति के क्षेत्र में हानि नहीं होती है। जो क्वेश्चन बड़े होते हैं उन्हें एक से दो बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझिए उनको, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा। कभी कभी जल्दबाजी में गलत हो जाता है आंसर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। ध्यान से पढ़िए, आपको हम समय भी दे रहे हैं। आपने कहा था कि थोड़ा जल्दी हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ने का समय दीजिए, तो आपको बिल्कुल पूरा समय मिल रहा है, तो आप क्वेश्चन को सही कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। कायिक कोशिका नष्ट नहीं हुई थी। लेजर द्वारा जेनरेटिव कोशिका को नष्ट करने से सामान्य परागनली का विकास फिर भी हो रहा था। लेजर द्वारा जो जेनरेटिव कोशिका है उसे नष्ट कर दिया गया था, पर सामान्य परागनलिका का विकास हो रहा था। तो क्यों हो रहा था? क्योंकि जो कायिक कोशिका थी वह नष्ट हुई ही नहीं थी। लेजर के द्वारा वह कोशिका नष्ट नहीं हुई थी, इसीलिए उसका विकास हो रहा था। तो विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, न्यूसेलर भ्रूण होता है एम्फीमिक्टिक अगुणित, एम्फीमिक्टिक द्विगुणित, एपोमिक्टिक अगुणित, एपोमिक्टिक द्विगुणित। न्यूसेलर भ्रूण, जो न्यूसेलर भ्रूण है क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। मिक्टिक जो है एपोमिक्टिक द्विगुणित होता है न्यूसेलर भ्रूण। एपोमिक्टिक द्विगुणित, डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बिना निषेचन के मादा युग्मक या अंडाणु से जीव के विकास को कहते हैं एडवेंटिव भ्रूणता, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन। बिना निषेचन के मादा युग्मक से जीव का विकास, तो ये जो है जीव का विकास मादा युग्मक से हो रहा है, बिना निषेचन के हो रहा है, तो इस जीव के विकास को अनिषेक जनन कहा जाएगा। विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा कथन सत्य है? युग्मक अचर अगुणित होते हैं, बीजाणु अचर अगुणित होते हैं, युग्मक सामान्य रूप से अगुणित होते हैं, बीजाणु दोनों बीजाणु तथा युग्मक अचर अगुणित होते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। युग्मक अचर अगुणित होते हैं, यह कथन सत्य है। विकल्प ए करेक्ट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है साथियों। तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नए बच्चे भी जुड़ सकें हमसे और वे भी अपनी तैयारी को जारी रख सकें।
अभी परीक्षाएं होने वाली फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल भी समय न गंवाते हुए एकदम पढ़ाई पर जुट जाइए और ज़ोरदार शानदार मज़ेदार पढ़ाई कीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।